फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। तो कल तक हमने जाना था कि कोशिका क्या होता है, क्या उसके सिद्धांत थे, किसने खोजा। आज हम लोग जानेंगे कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, उसके संरचना क्या होते हैं और उसे कितने अंगों में बांटा गया है। तो कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु कोशिका, दूसरा होता है पादप कोशिका। यानी एक होता है जंतु कोशिका, एक क्या होता है? जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। वहीं दूसरी ओर होता है पादप कोशिका, पादप कोशिका जिसे हम लोग प्लांट सेल भी कहते हैं। तो चलिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में कुछ जानते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो ये जो जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका में देखेंगे तो कई प्रकार के रिक्तका मिलते हैं। कई प्रकार के यहाँ पे क्या मिलते हैं? रिक्तका, जिसको हमको वैकल्स का भी कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? केंद्रक होते हैं। साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एवं अन्य अंग, इसमें बहुत सारे अन्य अंग भी होते हैं। साथ ही साथ अगर इस पार्ट को कहें, बाहर वाला लेयर को, तो इसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सब भी कहते हैं। इसके अंदर ये सब जो पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो ये कुछ जंतु कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख अंग है। वहीं अगर हम लोग पादप कोशिका का बात करें, तो चलिए यहाँ पे पादप कोशिका है। तो अगर पादप कोशिका में बात करते हैं तो इसमें भी इरिका यानी कि वैकल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में होती है और एक ही होती है, जबकि जंतु कोशिका में कई छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद इसमें भी कोशिका द्रव होते हैं। इसमें भी क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव। यहाँ भी कोशिका द्रव हो गए। साथ में यहाँ पे हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। उसके बाद इससे हरित लवक में हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि इस पार्ट को हम लोग लवक भी पूरे तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसमें और देखें तो यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एवं अन्य अंग होते हैं, एवं अन्य अंग होते हैं। इसमें भी और देखा जाए तो इसमें भी ये वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये पादप कोशिका में एक और लाइन रहता है, बाहर से एक और लाइन रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये कुछ जंतु कोशिका और पादप कोशिका का कुछ अंग है। चलिए अब ये दोनों में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में थोड़ा कंपेयर करके हम लोग अध्ययन करते हैं कि कंपेयर करने पे क्या क्या प्राप्त होता है। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका, पादप कोशिका में तुलनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन
यानी दोनों में कंपेयर करके अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो एक तरफ हम लोग कोशिका का भाग लिखेंगे, कोशिका के भाग, जिससे हम लोग आसानी से समझ जाए। दूसरे तरफ हम लोग पादप कोशिका लिखते हैं, पादप कोशिका। एक लाइन में हम लोग लिखेंगे जंतु कोशिका। चलिए, तो अगर हम लोग कोशिका के भाग का बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है कोशिका भित्ति। सबसे पहला टॉपिक क्या है? कोशिका भित्ति। अब हम लोग कहेंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है कि नहीं होती है? तो कहेंगे हाँ होती है, प्रथम परत है। क्या है? प्रथम परत। वही जंतु कोशिका का बात करें तो जंतु कोशिका में नहीं होती है। अगर हम लोग कोशिका झिल्ली का बात करें, कोशिका झिल्ली, अगर कोशिका झिल्ली का बात करें तो इसमें कहेंगे पादप में हाँ होती है, लेकिन कौन सी परत? दूसरी परत। लेकिन जंतु में एकमात्र परत है, जंतु में सिर्फ एकमात्र परत क्या होती है? कोशिका झिल्ली। अगर हम लोग बात करें लवक का, कोशिका के भाग होते हैं लवक। तो अगर लवक का बात करें तो पादप में होता है, हाँ होता है। क्यों होता है? भोजन बनाने में, भोजन बनाने में। वहीं पर अगर जंतु में कहा जाए तो जंतु में नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बात करें तो पादप में होता है लेकिन कम। लेकिन जंतु का बात किया जाए तो जंतु में भी होता है लेकिन अधिक। ये याद रखना है, दोनों में होता है लेकिन पादप में कम होता है और जंतु में अधिक होता है। उसके बाद अगर बात हम लोग और करें जैसे कि रिक्त का, तो इसमें कह सकते हैं कि पादप में बड़ा होता है लेकिन एक संख्या में। एक कैसा? एक संख्या में। वहीं पे अगर जंतु का बात करें तो छोटी होती है, छोटी होती है और कई संख्या में होती है। इसमें क्या होगा? कई संख्या में होगा। उसके बाद और भी बात कर सकते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। अगर हम लोग लाइसोसोम का बात करें तो पादप में बहुत कम होती है, पादप में बहुत कम होती है, लेकिन जंतु में अधिक सक्रिय होता है, यानी कि इसमें अधिक होता है। उसके बाद और बात करें हम लोग भोजन संग्रहण के रूप में, भोजन संग्रहण, कि पादप जो है वो किस रूप में भोजन को स्टोर करता है। तो ये होता है स्टार्च एवं वसा, स्टार्च एवं वसा। लेकिन अगर वही जंतु कोशिका का बात करें तो ये होता है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन और वसा। ठीक है, तो ये कुछ तुलनात्मक अध्ययन करने पे हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि ये जो कवक होते हैं, मशरूम होते हैं, तो क्या ये पादप कोशिका का भाग है कि जंतु कोशिका का? तो चलिए इससे भी जानते हैं हम लोग। तो कवक या मशरूम, कवक हो गया या फिर मशरूम ले सकते हैं। तो कवक या मशरूम जो होते हैं तो इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, किंतु इसमें कोशिका भित्ति होती है। इनमें क्या होती है? तो इनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति होती है।
इसीलिए ये दोनों को पादप कोशिका की श्रृंखला में रखा जाता है। पादप कोशिका के श्रृंखला में इन्हें रखा जाता है। इसी तरीके से एक और नोट है, यूग्लिना। यूग्लिना जो है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पादप है, कुछ लोग कहते हैं कि जंतु है। ठीक है, तो यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। ये क्या है? बीच की कड़ी है। यानी कि यूग्लिना को नहीं पादप में रखा गया है और नहीं जंतु में रखा गया, ये बीच की कड़ी है। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग का है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, ठीक है, कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3। फर्स्ट में आवरण, सेकंड में हो जाता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव या इसी को द्रव भी लिखा जाता है, और थर्ड में हो जाएगा केंद्रक। थर्ड में क्या हो गया? केंद्रक। आवरण को अगर बांटा जाए, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली। ये आवरण का 2 पार्ट है जो हमें डिटेल से पढ़ने हैं। कोशिका द्रव का अगर बात किया जाए तो इसके जो कोशिकांग है तो ये 3 है। कितने हैं? 3। पहला आता है दोहरी झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले। उसके बाद आता है एकल झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले, और लास्ट में आता है बिना झिल्ली वाले। चलिए, अब ये क्या होता है? तो दोहरी झिल्ली में हम लोग 2 पार्ट पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा पढ़ते हैं लवक। दूसरा क्या पढ़ते हैं? लवक। एकल झिल्ली का बात किया जाए तो इसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं। पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा में हो जाता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, इसी को गोल्जी काय भी कहते हैं। थर्ड में हम लोग का पार्ट आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसके बाद बिना झिल्ली का अगर बात किया जाए तो बिना झिल्ली में हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, और सेकेंड वाला पार्ट आता है सेंट्रोसोम। इसी सेंट्रोसोम को हिंदी में तारकाय भी कहा जाता है। केंद्रक में अगर बात किया जाए तो केंद्रक में हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से फिर हम लोग पढ़ते हैं डीएनए, डीएनए से फिर पढ़ते हैं आरएनए। और इस तरीके से ये हमारा कोशिका का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले आवरण को पढ़ेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसे डिटेल से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप उस पर कमेंट करें।